हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनवीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि 28 नवंबर 2022 में पूछे गए हैं। इसके पहले 29 नवंबर 2022 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम डिस्कस कर लिए हैं। आपको पता होगा एनवीएस में साइंस के 80 क्वेश्चन आते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे 40 क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व आपको करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज डिपिक्टेड बाय द गिवन ग्राफ। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि इस ग्राफ को देख के आप क्या बता सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड, हाँ देखिए ऑप्शन क्या है, मतलब ये हमारा आपको दिख रहा होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो यहाँ पे देखिए द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, या फिर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एसिलरेशन, या फिर द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो देखिए जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है इसका स्लोप क्या बताता है, एसिलरेशन। तो देखिए अगर ग्राफ इस तरह से जा रहा है यानी बढ़ता हुआ ग्राफ है, जहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, वो एसिलरेशन है। लेकिन यहाँ पे देखिए वेलोसिटी क्या हो रही है, समय के साथ साथ में घट रही है। अगर वेलोसिटी घट रही है तो वो क्या होगा हमारा, रिटार्डेशन। क्या होगा, रिटार्डेशन, यानी यहाँ पे ये एसिलरेशन नहीं होगा। अगर एसिलरेशन होगा तो स्पीड बढ़ेगी, यहाँ पे स्पीड क्या हो रहा, समय के साथ साथ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा, टाइम के साथ साथ स्पीड घट रहा है। और अगर स्पीड घट रहा है तो उसको हम एसिलरेशन नहीं बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। अब देखिए जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से होता है तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म एसिलरेशन, यूनिफॉर्म एसिलरेशन। और अगर मान लीजिए इस तरह से हमको ग्राफ दे दिया गया, ये v है ये t है, vt ग्राफ दिया और इस तरह से जो है ये ग्राफ दे दिया, यानी जहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन नहीं है तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। यहाँ पे स्पीड तो बढ़ रही है लेकिन वो कांस्टेंट नहीं है, मतलब वो इस तरह से समय के साथ में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये होगा नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन, कभी स्पीड बढ़ रही कभी घट रही, नॉन यूनिफॉर्म एसिलरेशन। और सेम इसी तरह से अगर मान लीजिए इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वो ऐसे है, मतलब वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो इस ग्राफ को देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी है, टाइम है, और यहाँ वेलोसिटी घट रही है यानी ये रिटार्डेशन है, और ये स्ट्रेट लाइन है इस वजह से ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहाँ पे एसिलरेशन होगा नहीं और ये जो है नॉन यूनिफॉर्म नहीं है, स्ट्रेट लाइन है यानी ये यूनिफॉर्म है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स along a semi circular path of radius 20 मीटर in 10 सेकेंड, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज। ये जो है क्वेश्चन नंबर है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, इसको आप नोटिस मत करना, बस क्वेश्चन देखो और उसका एक्सप्लेनेशन देखो कि किस तरह से हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल है मूव्स अलोंग सेमी सर्कुलर पाथ। सेमी सर्कुलर क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे हम एक सर्कल बनाते हैं, ये हमारा क्या हो गया, सर्कल। और सेमी सर्कल किसे बोलते हैं, जब हम इसको हाफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जब हम इसको हाफ कर देते हैं। तो ये हमारा सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या होगा, यहां से इसको हम जो है हटा देते हैं। अब यहाँ पे जो सर्कल बन गया वो हमारा क्या होगा, सेमी सर्कल। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर। यहाँ पे कहीं यहाँ पे इसका सेंटर होगा तो यहाँ से इसका रेडियस कितना है, 20 मीटर, 20 मीटर। और टाइमिंग कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल, आपको एवरेज स्पीड बताना है। तो एवरेज स्पीड जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, एवरेज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर ये पूरा गोला होता तो हम बोलते हैं ये इसका जो
मतलब देखो डिस्टेंस क्या होता है, हम जहां से चले हैं वहीं पे आके खड़े हो जाएं, मतलब टोटल दूरी, हम जहां से चले हैं और जहां तक आए हैं उसकी टोटल दूरी कितनी होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उसका शॉर्टकट रास्ता, उसका शॉर्टकट क्या होगा। देखो अगर मान लीजिए हम यहाँ से चलें और यहीं आ गए, तो ये इसका टोटल परिधि जो है वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। लेकिन अगर हम यहाँ पे बोलें कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो हम जहाँ से चले वहीं आ गए, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपसे क्या आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो अगर ये पूरा गोला होता तो इसकी जो परिधि है वही इसकी डिस्टेंस हो जाती, यानी 2πr हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सेमी सर्कल है, टोटल नहीं है, तो 2πr/2, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, अर्धवृत्ति है, तो यहाँ पे 2πr/2 कर देंगे हम, तो ये यहाँ से कट जाएगा, यानी हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, πr। डिस्टेंस की जगह पे आप रखेंगे πr अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड। अब देखिए पाई जो है, आप जब वैल्यू चेक करेंगे यहाँ पे पाई के टर्म में है, यानी पाई की वैल्यू तो नहीं रखी है, तो आप क्या करेंगे, रेडियस कितना दिया हुआ है 20, तो पाई इंटू रेडियस 20 अपॉन 10, 10 2 जा 20, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2π मीटर पर सेकेंड, 2π मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे आपसे एवरेज स्पीड पूछा है, तो क्या हो जाएगा 2π मीटर पर सेकेंड। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी एज सोन इन फिगर। पॉइंट मतलब ये आपको फिगर दिख रहा होगा, एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रेवल कर रहा है ए से बी, यानी ये ए से बी तक आया है। द डिस्टेंस एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर द मोशन आर रिस्पेक्टिवली। यानी देखिए इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे जो है एवरेज स्पीड पूछा, वहां पे हमको डिस्टेंस निकालने की जरूरत पड़ी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, आपसे डायरेक्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। अब देखिए डिस्टेंस क्या है, ये कहां से कहां तक चला है, ए से बी तक, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, देखो हाँ ये चला है ए से बी तक, इस तरह से ये चला हुआ है, ए से बी तक गया है। अब इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो देखो अगर ये पूरा चला होता तो डिस्टेंस कितना हो जाता 2πr, लेकिन ये 3/4 चला है, यानी एक हिस्सा नहीं चला है, तो ये 3/4 चला है किसका, 2πr का, 2πr का केवल ये 3/4 चला है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6πr/4, और इसको जब आप डिवाइड करेंगे 6 को 4 से तो कितना हो जाएगा 1.5πr। ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, क्या हो गया, डिस्टेंस। तो 1.5 दोनों में है। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया, जो हमारा शॉर्टकट होता है, जो शॉर्टकट रास्ता होता है उसको हम बोलते हैं कि वो हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ए से बी तक चला है, यानी यहाँ से यहाँ तक चला है, ए से बी तक चला है, तो आप जो है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, आप यहाँ परिधि वगैरह से नहीं जाएंगे, सर्कमस्टांसेस से नहीं जाएंगे, आप सीधे ए को बी से मिलाएंगे। अब देखिए एक जो है रूल होता है, अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल है 1 मीटर, अगर रेडियस ये 1 मीटर है तो रेडियस तो सारा सेम ही होगा ना, वो चाहे जितना भी रेडियस हो जाए, तो अगर ये 1 मीटर है तो ये भी क्या होगा, 1 मीटर होगा, और ये हमको निकालना है। तो आप जो है इसको उस तरह से निकाल सकते हैं कि मतलब AB² इक्वल टू AC² प्लस CB², यानी यहाँ पे आप पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो AC कितना हो जाएगा 1² प्लस CB कितना हो जाएगा 1², क्योंकि रेडियस तो 1 ही है, और यहाँ से अगर स्क्वायर को हटाओगे इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 112, यानी √2 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, सॉरी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 1.5 पाई मीटर क्या आया था, डिस्टेंस आया था, और डिस्प्लेसमेंट कितना आया है √2 मीटर। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो है डिफरेंस समझ में आया होगा, और इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट में बी 0, मतलब कौन सा ऐसा सिचुएशन है, ये आपको सिचुएशन दिया हुआ है, आपको बताना है किस सिचुएशन में वेलोसिटी में बी 0 एट सम इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी में बी 0 बट इट्स एक्सीलरेशन नॉट 0 एट दैट इंस्टेंट।
वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, लेकिन इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ बॉल रिलीज फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। मान लीजिए ये हमारा ग्राउंड है और कुछ हाइट, मतलब ये कोई खंभा है, और यहाँ से हम एक बॉल को क्या करते हैं, नीचे रिलीज कर देते हैं, यानी नीचे गिरा देते हैं। तो जो ये बॉल है इस पे क्या लगेगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी यहाँ पे ग्रेविटी लगेगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी। यहाँ जब हम बॉल को रिलीज करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा, मतलब अभी हम बॉल को लिए हैं तो कोई वेलोसिटी नहीं है, जैसे ही बॉल को छोड़ेंगे तब उसमें वेलोसिटी आएगा। लेकिन जब हम बॉल को लिए हैं, जैसे रिलीज करने वाले हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, लेकिन जब वो गिर रहा है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, यानी यहाँ पे वेलोसिटी में भी जीरो बट एक्सीलरेशन नॉट जीरो, यानी ये तो इसमें क्या है, ये कंडीशन लागू हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अ बॉल थ्रोन अप, मान लीजिए अब ग्राउंड से आप बॉल को क्या कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके बॉल रुकेगा, उसके बाद नीचे आएगा। तो ये तो यही केस हो गया ना, बॉल ऊपर गया तो जहां कहीं बॉल रुकेगा उसके बाद नीचे आएगा, तो जिस इंस्टेंट पे बॉल रुक रहा है वहां पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, लेकिन उसके बाद ये जो है नीचे आएगा तो यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा। अब आप देखेंगे ये ऑप्शन सही है, ये और तीनों में तो है नहीं कि ए बी सी तीनों सही है, इससे आप ये अंदाजा लगा लेंगे। मान लीजिए आपको ये नहीं पता है कि अब ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा, मान लीजिए आपको ये ऑप्शन नहीं पता है, लेकिन ये दोनों तो पता है ना, तो इससे आप क्या करेंगे, ए एंड बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन थर्ड वाला भी समझ लीजिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहीं पे हो रहा है, इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या लिखा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा। जैसे मान लीजिए ये एक सर्कुलर पाथ है, यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, यानी वो 20 मीटर पर सेकेंड से यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी चल रहा है, लेकिन वो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, तो उसका डायरेक्शन इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, फिर इधर है, डायरेक्शन क्या हो रहा, चेंज हो रहा है। इसका मतलब उसकी एंगुलर वेलोसिटी या फिर स्पीड जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। और जो जब ये चल रहा है तो यहाँ पे जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है वो हमेशा ही क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो भले ही यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जीरो है, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है, हमेशा प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ भी एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, एक तो जीरो है लेकिन एक यहाँ पे जीरो नहीं है। एक होता है जो कि सेंटर की तरफ लगता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल। एक होता है जो इसके टेंजेंट, मतलब टेंजेंट क्या होता है, मान लीजिए इस तरह से ये है, जब हम इसको खींचते हैं ये होता है टेंजेंट। तो एक टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है, एक सेंट्रीपिटल होता है जो कि सेंटर की तरफ लगता है, और एक टेंजेंट पे लगता है। तो यहाँ भी क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, लेकिन वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड बी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक सेकंड, हाँ ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ अ पार्टिकल। यहाँ पे आपको कुछ ग्राफ दिया गया है, ये क्वेश्चन नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन पॉसिबली रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन आपको बताना है कि कौन सा पार्टिकल है जहां पे वन डायमेंशनल मोशन हो रहा है। अब देखिए, वन डायमेंशनल मोशन का मतलब ये होता है कि कोई पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, या फिर हम ये कहें कि वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है। चाहे हम बोले कि स्ट्रेट चल रहा है, या फिर बोले वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है, चाहे वो नॉर्थ में जाए या फिर साउथ में जाए, या फिर वो ईस्ट जाए या फिर वेस्ट जाए, कहीं भी जाए, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। ये नहीं ऐसे जिग जैग इस तरह से नहीं। तो अब यहाँ पे आपको क्या बताना है कि वन डायमेंशनल मोशन किस में कौन सा ग्राफ जो है रिप्रेजेंट कर रहा। अब जब आप इस ग्राफ को देखेंगे तो देखिए यहाँ पे मतलब ये टाइमिंग है ना, तो मान लीजिए ये टाइम यहाँ पे 2 सेकेंड हो रहा, अभी 2 सेकेंड हो रहा, तो आप देखेंगे यहाँ भी है इसका पोजीशन, यहाँ भी है, यानी सेम टाइम पे मान लीजिए आप जो है कहीं जा रहे हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप सेम टाइम पे 2 जगह हैं,
दो जगह हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो एक टाइम पे आप एक ही जगह होंगे। ऐसा है नहीं कि मान लीजिए 3:20 पे आप दिल्ली में भी हैं और आप मुंबई में भी हैं, ऐसा तो नहीं होता। आप एक टाइम पे एक ही जगह होते हैं। लेकिन इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है कि एक जो है इस ग्राफ में क्या दिखाया गया है कि एक टाइम पे जब आप इस तरह से खींचेंगे तो देखो एक टाइम पे दो दो पोजीशन दिखा रहा है। ये हमारा क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो यहाँ भी है, यहाँ भी है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई एक पार्टिकल एक ही समय पे दो दो जगह हो? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड में भी देखिए यही हाल है। सेकंड में भी यही है कि मतलब एक टाइमिंग पे चाहे आप कहीं भी खींच लीजिए तो यहाँ पे क्या है, एक टाइम पे दो दो पोजीशन है। तो ये भी जो है हमारा रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, थर्ड नहीं फोर्थ देख लीजिए। फोर्थ में क्या आपको दिखा रहा है, स्पीड है। स्पीड को निगेटिव दिखाया है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि स्पीड जो है वो निगेटिव हो जाए? स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। तो यहाँ पे दिखाया गया स्पीड इज निगेटिव, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। जाहिर सी बात है, जो बचा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, देखो पोजीशन टाइम ग्राफ है और इसके साथ साथ में ये बढ़ रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जो है केवीएस में भी पूछा गया था। इस वजह से आपको प्रीवियस ईयर लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो जो है कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। भले ही ये क्वेश्चन रिपीट ना हो, वो इस तरह से यही नहीं देंगे, लेकिन वो ऑप्शन को किसी तरह से मॉडिफाई करके आपसे इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टू स्फीयर ऑफ मास m1 एंड m2 हैव ग्रेविटेशनल फोर्स F एक्टिंग बिटवीन देम। यानी दो मास है, m1 है और m2 है, इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो F है। व्हेन प्लेस्ड इन एयर, जब ए एयर में है, एट अ डिस्टेंस d, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। अब देखिए ऑन प्लेसिंग सेम स्फीयर एट द सेम डिस्टेंस इन अ लिक्विड मीडियम। अब तक तो ये कहाँ था, ये अब तक था एयर में। अब बोला जा रहा कि इस सिस्टम को उठा के हमने कहाँ रख दिया, लिक्विड में रख दिया, किसी एक लिक्विड में रख दिया। ऑफ रिलेटिव डेंसिटी उसका कितना है, 4 है। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम विल, अब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा। तो पहले क्या था, वो एयर में था, जहां पे उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा था, F लग रहा था। अब उसको उठा के हमने किसी लिक्विड में डाल दिया, लिक्विड मीडियम में डाल दिया। तो अब उसका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो आप एक पॉइंट याद रखना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब उसको आप हवा से उठा के चाहे पानी में डाल दो, चाहे तेल में डाल दो, चाहे कहीं भी डाल दो, उसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F ही लगेगा। मतलब जितना लग रहा है उतना ही लगेगा। तो यहाँ पे F लग रहा है, चाहे उसको किसी भी मीडियम में डालो F ही लगेगा, यानी सेम होगा। यहाँ तो F लिख दिया, यहाँ पे सेम भी लिख सकता है कि विल बी सेम, तो विल बी सेम बोलो, या फिर यहाँ पे F है, यहाँ भी F ही होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 3 ब्लॉक्स ऑफ मास 3 kg, 2 kg, 1 kg respectively are placed in contact with each other on a smooth horizontal surface as shown in figure। ये हमको फिगर में दिख रहा है। a horizontal force of 18 न्यूटन, 18 न्यूटन का यहाँ पे क्या लगाया गया है, फोर्स लगाया गया है। is applied on the 3 kg, इस 3 kg बॉक्स पे। फाइंड द नेट फोर्स ऑन 2 kg, हमको नेट फोर्स कहाँ पे फाइंड करना है, 2 kg पे। कहाँ पे, 2 kg पे। अब देखिए क्या फाइंड करना है, नेट फोर्स। फोर्स इक्वल क्या होता है, m इंटू ए, और हमको कहाँ पे फाइंड करना है, 2 kg पे। तो देखिए सबसे पहले आप टोटल मास निकाल लीजिए। टोटल मास, टोटल मास कितना होता है, 3 + 2 + 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 6 kg, इक्वल 6 kg। 3 + 2 + 1 इक्वल 6 kg। अब यहाँ पे टोटल फोर्स निकाल लीजिए, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स यहाँ पे दिख ही रहा हमको 18 न्यूटन, 18 न्यूटन। अब यहाँ से आप एक्सीलरेशन निकाल लीजिए, ये हो गया मास, ये हो गया फोर्स। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, मास कितना है 6। अब इसको हम कट कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
अगर यहाँ पे वेलोसिटी होगा मीटर पर सेकेंड हो जाता, लेकिन एक्सीलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैंने आपको ये कई बार बताया है, कभी कभी यूनिट में जो है फंस जाते हैं। तो देखो अब हमसे क्या पूछ रहा है, नेट फोर्स ऑन 2 kg, नेट फोर्स ऑन 2 kg। तो 2 kg पे नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? अब ये तो फॉर्मूला होता ही है F इक्वल टू ma, तो हम यहाँ पे लगा देंगे F इक्वल टू m की जगह पे 2 रखेंगे और एक्सीलरेशन कितना आया है 3, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6। अब ये हो जाएगा हमारा न्यूटन, क्योंकि यहाँ पे फोर्स पूछा है तो क्या हो जाएगा 6 न्यूटन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और इसी बेस पे क्वेश्चन जो है 29 नवंबर 2022 वाले NBS प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो मतलब ये कॉन्सेप्ट जो है ना बार बार रिपीट होते रहते हैं, इस वजह से सारा जो है आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन क्या है, 2 balls A and B of the same size are dropped from the top of a building। 2 बॉल हैं, यानी 2 बॉल, एक है A एक है B, उसको हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, किसी एक बिल्डिंग पर से दोनों को गिरा रहे हैं। द मास ऑफ A इज ग्रेटर, जो A है इसका मास क्या है, ग्रेटर है, ज्यादा है, देन द मास ऑफ B, B का मास क्या है, छोटा है। एज्यूमिंग दैट एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन द बॉल इज सेम, दोनों पे एयर रेजिस्टेंस क्या लग रहा, सेम लग रहा। विच बॉल रीचेज द ग्राउंड फर्स्ट, कौन सा बॉल जो है ग्राउंड पे फर्स्ट सबसे पहले पहुंचेगा। तो देखिए चाहे कोई कितना भी वजन हो या कितना भी हल्का हो, जब हम उसे किसी भी हाइट से, सेम हाइट से गिराएंगे तो वो सेम टाइम पे यहाँ पे पहुंचेगा। कई लोगों को लगता है कि जो भारी है वो पहले पहुंचेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। अब आप सोचेंगे अगर हम किसी एक बॉल को और एक पेपर को जो है किसी हाइट से गिराते हैं तो पेपर तो बाद में आता है, तो पेपर पे जो है एयर का रेजिस्टेंस लगता है, क्या लगता है, एयर का रेजिस्टेंस, यानी वो हवा के वजह से थोड़ा लेट पहुंचता है, वहां पे एयर रेजिस्टेंस लगता है, इस वजह से ये लेट आता है। अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो तो ये दोनों ही एक साथ सेम टाइम पे नीचे आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोला गया 2 बॉल हैं, एक की साइज बड़ी है मतलब इसका मास ज़्यादा है, बी छोटा है, तो दोनों कौन जो है ग्राउंड पे पहले पहुंचेगा, तो दोनों ही सेम टाइम पे पहुंचेंगे। ऑप्शन देख लीजिए क्या है, ऑप्शन है हमारा बॉल ए बॉल बी बोथ रीच एट सेम टाइम कैन नॉट बी कंक्लूडेड, तो ये हो जाएगा बोथ रीच एट सेम टाइम, चाहे कोई कितना भी हल्का या भारी हो सेम टाइम पे पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, राहुल रेजेज अ बॉल ऑफ मास 1.0 kg थ्रू अ हाइट 2.0 मीटर, द वर्क डन बाय राहुल एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। आपको यहाँ पे वर्क डन बताना है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी बताना है। तो अब देखिए तो अगर आप इसके ऑप्शन को देखेंगे आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पे 2020 तो है, यानी सब कुछ 2020 आने वाला है, लेकिन सवाल ये है कि कहाँ पे माइनस होगा कहाँ पे प्लस, क्या माइनस होगा क्या प्लस। सबसे पहले वर्क पूछा है तो वर्क देखो प्लस भी दिया माइनस, वर्क प्लस होगा कि माइनस होगा ये बताना है। उसके बाद फोर्स देखना है कि वो प्लस होगा कि माइनस। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, राहुल रेजेज, रेजेज मतलब ऊपर फेंका, एक बॉल उसने ऊपर फेंका। अब देखिए जो वर्क डन होगा वो होगा वर्क डन इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है mgh, यानी हम बोलेंगे देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाइट दिया है और क्या दिया हुआ है, मास दिया, हाइट दिया और g की वैल्यू हमें पता होती है 10 होता है, तो यहाँ पे इसको हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अब 20 तो आना ही है, देखो 1 रखो 10 रखो और हाइट 2 रखो, तो 10 2 जा 20, यानी ये 20 तो आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, mgh इक्वल क्या होता है, pe। तो हम क्या बोलेंगे, जो वर्क डन है वो पोटेंशियल एनर्जी के क्या है, इक्वल है। और यहाँ पे जो ग्रेविटी है, राहुल ने क्या किया है, बॉल को ऊपर फेंका है, तो ग्रेविटी तो हमेशा नीचे लगती है, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगती है और उसने बॉल को ऊपर फेंका है, उसने बॉल को ऊपर फेंका है। तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रही है, यानी वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, निगेटिव। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे हमारा वर्क जो है वो 20 जूल आएगा, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, वो -20 जूल आएगा। क्या होगा, -20 जूल, क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है।
अगर इसने बॉल को रिलीज किया होता, ऊपर से नीचे गिराया होता, तो दोनों ही पॉजिटिव होते, लेकिन उसने बॉल को ऊपर फेंका है और ग्रेविटी नीचे लगती है हमेशा, तो ये हो जाएगा माइनस। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 50 ग्राम। यहाँ पे आपसे पूछा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो कि हमको दिख रहा है ये है हमारा वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, ये है टाइम सेकेंड में, और बोला जा रहा है मास 50 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ टेबल इज डिपिक्टेड इन द फॉलोइंग फिगर। यहाँ पे फिगर में जो दिखाया गया है, आपसे पूछा गया कैलकुलेट द फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉल बाय द टेबल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। हमको बताना है कि वो रेस्ट में कब आएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन के बेस पे जो है ये भी 29 नवंबर 2022 में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मैं आपको बार बार ये इसलिए बताती हूँ ताकि आपको पता चले, कोई कंफ्यूजन ना रहे कि जो कॉन्सेप्ट होता है वो बार बार रिपीट होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर बॉल को रेस्ट पे लाना है, क्या बोला है, बॉल बाय द टेबल टू ब्रिंग इट रेस्ट। जब उसको रेस्ट में लाएंगे यानी लास्ट में वो रुकेगा यानी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0। यहाँ पे v इक्वल क्या होगा, 0। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी आपको दी है, 3। यहाँ पे क्या है, 3। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। और आपको टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 10 सेकेंड। और देखिए v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at। ये u है, a नहीं, सॉरी 4 नहीं है, u कितना है, सॉरी यहाँ से a निकालना, a इक्वल क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। और v कितना है, 0 माइनस u कितना है, 3 अपान t कितना है, 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया हमारा एक्सीलरेशन। लेकिन हमको क्या निकालना है, फोर्स एग्जर्टेड ऑन द बॉल। फोर्स, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू एम ए, F इक्वल टू एम ए। m कितना हमको दिया है, 50। तो यहाँ पे 50 ग्राम है। हमने आपको क्या बोला है, हमेशा SI यूनिट में रखेंगे। तो 50 ग्राम क्या हो जाएगा, 50 इंटू 10 की पावर -3 किलोग्राम, और इंटू ए की वैल्यू कितनी है, -0.3। अब यहाँ पे देखिए 0.3 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -0.015। और उसके बाद ये फोर्स है तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन। ये हमारा राइट आंसर होगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे निगेटिव आया है लेकिन ऑप्शन में तो पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा। मान लीजिए बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है तो आप बॉल को रोकने के लिए उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। ये निगेटिव यही दिखा रहा है कि उसको रोकने के लिए निगेटिव डायरेक्शन में फोर्स, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना होगा। यानी यहाँ पे 0.015 न्यूटन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अ बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी ऑफ 120 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ 2.5 किलोग्राम। द रिक्वायर्ड वेलोसिटी, देखिए जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी होता है वो काम करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, वो होता है m1 v1 प्लस m1 u1, क्योंकि ये इनिशियल मास इनिशियल वेलोसिटी, इस तरह से m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ये होता हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखिए यहाँ पे बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम, बुलेट ऑफ मास, जो बुलेट है उसका मास कितना है, यानी इसको हम स्मॉल m मान लेते हैं, इसका मास कितना है 25 ग्राम, तो इसको भी हम किलोग्राम में चेंज करेंगे। उसके बाद देखिए फायर्ड हॉरिजॉन्टली विथ अ वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे कितना दिया है 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 120 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ 2.5, जो पिस्टल है उसको हम कैपिटल M मान लेते हैं, उसका मास कितना है 2.5 kg। ये देखिए kg में दिया है, ये ग्राम में, तो ग्राम को भी किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। अब यहाँ से वेलोसिटी क्या हो जाएगा,
जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तो जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने उसको फायर किया है। जब तक हम हमारे पास वो उसकी वेलोसिटी कुछ नहीं है, जब हम उसको फायर करेंगे तब वो वेलोसिटी क्या करेगा, गेन करेगा। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। यानी m1 v1 प्लस m2 v2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। और यहाँ से हम क्या निकालेंगे, v इक्वल टू, हमको क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ पिस्टल। तो यहाँ पे v इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू वी अपान एम, यानी मास ऑफ बुलेट और मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपान मास ऑफ पिस्टन। इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। तो जो वेलोसिटी ऑफ पिस्टल होगा वो क्या होगा, यहाँ पे मास ऑफ बुलेट और वेलोसिटी ऑफ बुलेट अपान मास ऑफ पिस्टल। तो मास ऑफ बुलेट कितना है, 25 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। उसके बाद वेलोसिटी कितनी है, इंटू 120 अपान क्या हो जाएगा, इसका मास कितना है पिस्टल का, 2.5 kg। तो जब आप इसको यहाँ से कट करेंगे, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, क्या आया है, 25 इंटू 10⁻³ इंटू 120 अपान 2.5। आप यहाँ से इसको हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, उसके बाद ये 25 कट जाएगा, तो यहाँ पे सीधे से क्या आ जाएगा, -1.2 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आता तो आप बताएंगे, इसको हम आपको बता देंगे कि किस तरह से ये मतलब पावर वगैरह हटाया जाता है। वैसे भी स्पेस इसमें बहुत कम है, इस वजह से इतना कैलकुलेशन आप खुद करेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप ज़रूर बताइएगा, हम बता देंगे कि ये किस किस तरह से मतलब कैलकुलेट किया जाता है। जैसे यहाँ पे 10⁻³ है, ये कहाँ गायब हो गया, ये सब हम आपको बता देंगे, या फिर इसमें बता ही देते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्या निकाला, जो हमारी वैल्यू आई 25 इंटू 10⁻³ इंटू 12 0, और नीचे क्या आया 2.5। अब जो पॉइंट होता है उसको जब हम हटाते हैं तो ऊपर क्या है, एक जीरो बढ़ाते हैं। अब ये 25 क्या हो गया, कट गया। अब आप देखेंगे 1200 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 10⁻³ तो ऑलरेडी है, इंटू 12 इंटू 10⁻2 आप इसको लिख सकते हैं। और ये -3 है, ये +2 है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 12 इंटू 10⁻1 आ जाएगा। 10⁻1 है तो आप इसको नीचे लेता जाइए, तब ये प्लस में हो जाएगा। और जब 10 से आप 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हमने निकाला है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, हाँ, -1.2 मीटर पर सेकेंड, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे कुछ भी क्लियर नहीं है, ये वैल्यू टाइप करने में कुछ गड़बड़ हो गया है। तो इस क्वेश्चन को यहाँ क्या दिया हो सकता है, कुछ पता नहीं चल रहा है यहाँ पे क्या होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। इसको हम अभी के लिए छोड़ देते हैं और आगे का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द लोअर हाफ ऑफ कॉन्केव मिरर इज मेड ओपेक, व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। आपसे बोला जा रहा है कि एक कॉन्केव मिरर है, और उसके आधे पार्ट को हमने क्या कर दिया, ओपेक बना दिया, यानी यहाँ से कोई भी लाइट रेज नहीं जाएगी। तो आप व्हाट कैन यू से अबाउट द नेचर ऑफ इमेज, मतलब क्या होगा अगर यहाँ से लाइट आई तो जो इमेज फॉर्म होगा उस इमेज के बारे में आप क्या कहेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट, इमेज कैसा होगा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज इंक्रीज, इमेज विल शो हाफ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीज, या फिर नो चेंज इन इमेज। तो देखिए अगर हमने आधे पार्ट को ओपेक कर दिया, यानी यहाँ से तो लाइट जा नहीं रही है, तो इमेज जो होगा वो कैसा यहाँ पे फॉर्म होगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी, यानी इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो नंबर ऑफ लाइट है वो कम अमाउंट में यहाँ से गुजरेगा, क्योंकि इसको तो हमने ओपेक बना दिया, जो भी जाएगा केवल इसी पार्ट से जाएगा, यानी इसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टू लेंसेस L1
ये कितना दिया हुआ है 10 डायोप्टर, यानी ये इसका पावर दिया है, पावर। और L2 कितना है 12.5 डायोप्टर, यानी देखो यूनिट से हम ये समझ जाते हैं कि हमको दिया क्या है। तो डायोप्टर किसका यूनिट होता है, पावर का, यानी पावर कितना है 10 डायोप्टर और यहाँ पे 12.5 डायोप्टर आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर कोएक्सियली एट द सेपरेशन ऑफ 44 सेंटीमीटर इन वर्टिकल प्लेन्स। An object is placed to the left of L1 at the distance of 20 cm from L1 at its principal axis. The distance between the object and its final image formed is। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल का है, इसको आप तभी सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने इस चैप्टर को पूरी तरह से डिटेल में पढ़ा हुआ है। और आप ये कहाँ पे पढ़ते हैं, 12th क्लास में। तो देखिए यहाँ पे आपसे मैं सॉल्व तो करवा दे रही हूँ, लेकिन समझ में आए इसकी कम गारंटी है। तो आपको पावर दिया है, पावर कितना है P1, मान लीजिए L1 लेंस है तो इसके पावर को हम मान लेते हैं P1, वो कितना दिया है 10 डायोप्टर। और P2 कितना दिया है, यह है हमारा L2, P2 कितना दिया है 12.5 डायोप्टर। उसके बाद देखिए डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो सेपरेशन है यानी जो उसका डिस्टेंस है वो कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेते हैं डिस्टेंस कितना दिया है 44 सेंटीमीटर। अब जो फोकल लेंथ होता है वो पावर का क्या होता है, इनवर्स होता है, यानी ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इसका एक फॉर्मूला और होता है 100/P, और P की वैल्यू कितनी दी है 10। ये हम निकाल रहे हैं लेंस 1 के लिए, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये हम निकाल रहे हैं लेंस 1 के लिए। और लेंस 2 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, क्योंकि हमने आपको क्या बताया F = 100/पावर, तो 100/12.5 और ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा लेंस 1 हो गया, ये लेंस 2 हो गया। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/F = 1/V - 1/U। इस तरह के न्यूमेरिकल जो होते हैं थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। तो 1/F कितना है हमारा 10, 1/10 = 1/V - 1/V, यानी यहाँ पे हमसे डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज पूछा गया है, V हमको बताना है। और U कितना है -20। और यहाँ पे देखिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये इधर आएगा, यानी ये माइनस माइनस प्लस होगा पहले और इधर आके माइनस होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो V = +20 सेंटीमीटर आएगा। उसके बाद आप देखिए जब आप लेंस 2 के लिए 1/F = 1/V - 1/U करेंगे तो ये है यहाँ पे 1/8, फोकल लेंथ कितना आया 8, 1/8 = 1/V - 1/24। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे ये माइनस माइनस प्लस होगा और इधर आएगा माइनस होगा, तो ये हो जाएगा V = 12 सेंटीमीटर। देखिए ये सॉल्व करने में कुछ नहीं, बस हम LCM मेथड लगा रहे हैं, LCM लेंगे और उसको डिवाइड वगैरह करेंगे, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 20 सेंटीमीटर और इसके बीच का जो डिस्टेंस था वो कितना था 44 सेंटीमीटर। हम सबको ऐड कर लेंगे 20 + 44 + 12 कितना आ जाएगा हमारा 76 सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा, ये क्वेश्चन तभी समझ आएगा जब आपने चैप्टर को पूरी तरह डिटेल में पढ़ा होगा। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट लगाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें बस। तो 76 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, अ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ आइस। क्या है यहाँ पे, एक रे ऑफ लाइट यानी एक प्रकाश की किरण है, पासेस फ्रॉम अ ब्लॉक ऑफ आइस n = 1.31, यानी उसका अपवर्तनांक जो n होता है वो होता है अपवर्तनांक 1.31। और केरोसिन का क्या है 1.44। इन केरोसिन इट बेंड्स। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मतलब जो लाइट है उसकी रेज जब आइस से कहाँ पे जाती है, केरोसिन में जाती है, तो ये किस तरफ बेंड होगी, इट बेंड्स नॉर्मल एंड, यानी यहाँ पे आपको बताना है नॉर्मल से उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके अवे होगा या फिर उसके टुवर्ड होगा, और ये मतलब तेज मूव करेगी या धीरे। तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए ये जो है मान लीजिए इस तरह से लाइट रेज आई
और ये होता है हमारा नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर जो होता है नॉर्मल, और यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन। अब देखिए मान लीजिए ये है हमारा रेयरर मीडियम, ये है रेयरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम। जब भी लाइट रेज रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, ये है हमारा नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ झुकती है। क्या होती है? नॉर्मल की तरफ बेंड करती है। और अगर मान लीजिए ये है हमारा डेंसर, ये है डेंसर मीडियम, यहाँ से एक लाइट रेज आई और वो अब जो है वो नॉर्मल से दूर चली जाएगी, क्योंकि ये हमारा क्या है? रेयरर मीडियम। अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो नॉर्मल से दूर हट जाएगा, अगर रेयरर से डेंसर में जाएगा तो नॉर्मल के तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आइस है वो रेयरर मीडियम है, जो केरोसिन है वो डेंसर मीडियम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू ज़्यादा, तो ये डेंसर। अब इसके बाद देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? इन केरोसिन इट बेंड्स, ये बेंड होगा नॉर्मल के तरफ, यानी टूवर्ड नॉर्मल, ये होगा टूवर्ड नॉर्मल। एंड स्पीड अप होगा या फिर स्पीड डाउन होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर डेंसर मीडियम है, मतलब मान लीजिए कहीं पे स्पेस है खूब ज़्यादा, तो वहाँ पे आप उछल कूद सकते हो। लेकिन अगर आपको बहुत ही कम स्पेस में दबा दिया जाए तो आप क्या करेंगे? उस गति से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे जहाँ पे बहुत कम जगह हो। तो उसी तरह से अगर आप डेंसर मीडियम में चले जाएंगे तो धीरे मूव करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, तो आपकी जो एक्टिविटी है वो स्लो हो जाएगी। तो ठीक इसी तरह से जब आप रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो जो लाइट रेज है वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी और स्लो डाउन हो जाएगी, धीरे हो जाएगी, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। और अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो स्पीड अप हो जाएगा, यानी उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? टूवर्ड एंड स्लोज डाउन। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 फॉर लाइट हुज वेवलेंथ इन वैक्यूम इज 6000 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पे क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 फॉर लाइट हुज वेवलेंथ इन वैक्यूम इज 6000 एंगस्ट्रॉम। द वेवलेंथ ऑफ दिस लाइट व्हेन इट पासेस थ्रू ग्लास। हमको यहाँ पे वेवलेंथ बताना है जब ये लाइट जो है वो ग्लास के थ्रू पास करेगी, वहां से गुजरेगी। तो देखिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका वेवलेंथ के टर्म में फॉर्मूला जो होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू लैम्डा नॉट अपॉन लैम्डा। जो लैम्डा नॉट होता है उसका मतलब होता है वेवलेंथ इन एयर, लेकिन जो लैम्डा होता है इसका मतलब क्या होता है? वेवलेंथ इन मीडियम। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? वैक्यूम, वेवलेंथ इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या? वेवलेंथ इन वैक्यूम। जो वेवलेंथ है वैक्यूम में वो हमारा 6000 यहाँ पे दिया गया है। तो लैम्डा नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6000। और यहाँ पे जो लैम्डा है वो हमसे पूछा गया है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है? 1.5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो लैम्डा जो है इधर आएगा और ये हो जाएगा लैम्डा नॉट अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है? 6000 अपॉन ये कितना है? 1.5। तो आप इसको यहाँ पे क्या करेंगे? कट करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा 15 4 जा 60, तो ये हो जाएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है? वेवलेंथ की यूनिट। 4000 एंगस्ट्रॉम इसकी यूनिट हो जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अ बॉल ऑफ मास 200 ग्राम is thrown vertically upward with a velocity of 40 meter per second at t equal to 0 second। मतलब t equal to 0 second पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। एट t equal to 1.0 second द रेशियो ऑफ इट्स p, ये p नहीं है, ये है पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, ये है पोटेंशियल एनर्जी p एंड काइनेटिक एनर्जी k।
इज, यहाँ पे देखिए आपसे ये बोला गया कि एक बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम, उसको ऊपर की तरफ में फेंका गया और उसका वेलोसिटी कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, उस समय टाइम कितना है 0। तो आपसे पूछा गया t इक्वल टू 1.0 सेकेंड पे रेशियो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं हमको क्या क्या दिया है। जो 40 मीटर सेकेंड है ये है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, u इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड, ये है हमारा मास, मास कितना दिया है 200 ग्राम। और देखिए यहाँ से हम हाइट निकाल लेंगे, ये होगा ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। अब हमको हाइट निकालने की ज़रूरत क्यों है, जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल क्या होता है mgh। तो मास तो हमको पता है, वेलोसिटी भी पता है, तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए मास और ग्रेविटी हमको पता है, लेकिन ये हाइट कितना होगा ये हमको पता नहीं है, तो इस वजह से हम सबसे पहले यहाँ पे हाइट निकालेंगे। तो हाइट इक्वल क्या हो जाएगा u कितना है, u की वैल्यू 40 इंटू टी इक्वल टू 1 माइनस हाफ g की वैल्यू कितनी होती है 10, और t का स्क्वायर, t कितना है 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए 2 5 जा 10 और 40 में से 5 गया, कितना आ गया 35 मीटर, ये क्या आ गया हाइट आ गया, हाइट इक्वल टू 35 मीटर। अब यहाँ पे देखिए v इक्वल टू u माइनस जी टी, यहाँ से हम v निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1, ये क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब हमको यहाँ पे वेलोसिटी यानी v की वैल्यू भी पता चल गई, h की वैल्यू भी पता चल गई। अब हम सीधा से निकाल लेंगे p अपान k, पोटेंशियल एनर्जी अपान काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgh अपान काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, m से m यहाँ पे कट जाएगा, g की वैल्यू 10, हाइट की वैल्यू 35 अपान हाफ हो गया, v की वैल्यू कितनी आई है 30, तो 30 का स्क्वायर यानी 30 इंटू 30, यहाँ से इसको कट करेंगे 15 आ जाएगा, तो यहाँ से आप इसको कट करेंगे 3 आ जाएगा, तो 15 3 जा 45, तो 35 अपान 45। अब इसको आप कट करेंगे 5 से, तो 5 7 जा 35, 5 9 जा 45, 7/9। यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा 7/9, 7/9। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, बस ये है कि आपको पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो निकालना है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या है mgh, काइनेटिक एनर्जी निकालने का हाफ एम बी स्क्वायर। तो आपको जो वैल्यू दी गई है उसके बेस पे आप ये निकालेंगे कि हमको किस वैल्यू की ज़रूरत है, तो यहाँ से हम उसको निकाल के क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर देंगे और इस तरह से अपना आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमको करेक्ट ऑप्शन बताना है। असर्शन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, तो ये बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, क्या है नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर, तो ये जो है यहाँ पे ऑप्शन फॉल्स है। ये एक थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, इतनी आसानी से समझ नहीं आएगा, इसको आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब ये समझ में आएगा कि मतलब किस तरह से ये टेम्परेचर के साथ में इंक्रीज या फिर डिक्रीज होता है। तो इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ टेम्परेचर, ये फॉल्स है, यहाँ पे डिक्रीज होगा। तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ I2। हमको फॉलोइंग सर्किट में I2 की वैल्यू बतानी है। इन द फॉलोइंग सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ I2। 1.2 एम्पियर यहाँ पे हमको टोटल करंट दिया हुआ है। I1 कितना है, सॉरी R1 कितना है 10 ओम, R2 कितना है 15 ओम, R3 कितना है 30 ओम। हमको बताना क्या है ये हम देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा इस तरह से सॉरी I2, यहाँ पे हमको I2 की वैल्यू बतानी है।
I2 की वैल्यू यहाँ पे हमको बतानी है। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, जब भी ये इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, यानी ये एक ही पॉइंट से तीनों निकल रहे हैं, जब एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होते हैं तो हम बोलते हैं ये पैरेलली अरेंज है, यानी ये पैरेलल में अरेंजमेंट है इसका। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1/R1, R1 की वैल्यू 10 प्लस 1/R2, R2 की वैल्यू 15 प्लस 1/R3, R3 की वैल्यू 30। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 1 अपान 30। क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 1 अपान 30, 3 + 2 + 1 अपान 30। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6 अपान 30, यहाँ पे 6 5 जा 30। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 5। ये आया हमारा R इक्विवेलेंट। अब आपको बताना है I2। तो I2 बताने के लिए हम क्या करेंगे, I2 इक्वल टू R इक्विवेलेंट अपान R2 इंटू I, यानी टोटल यहाँ पे करंट कितना है वो, I क्या है, टोटल करंट। और अगर आपसे I3 पूछता तो यहाँ पे हम R इक्विवेलेंट अपान R3 करते हैं और यहाँ पे टोटल करंट करते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना आया, 5, R2 कितना है, R2 15 ओम, और टोटल I कितना है, 1.2 एम्पियर, 1.2 एम्पियर। अब आप यहाँ से इसको जब कट करेंगे तो ये 5 3 जा 15 और 3 से इसको कट करेंगे, 3 4 जा 12 होता है, यहाँ पे पॉइंट है तो 0.4 एम्पियर हमारा आंसर आ जाएगा। 0.4 एम्पियर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, सॉरी 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड एंड इज पासेस थ्रू अ कॉपर रिंग। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा एक बार मैग्नेट है, ये हमारा क्या है, ये एक बार मैग्नेट है, इज ड्रॉप्ड एंड इज पासेस थ्रू अ कॉपर रिंग एज सोन इन फिगर, यानी यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है। द एक्सीलरेशन ऑफ फॉलिंग मैग्नेट व्हाइल पासिंग थ्रू द रिंग, द एक्सीलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट व्हाइल पासिंग थ्रू द रिंग। जब एक मतलब इसका एक्सीलरेशन क्या होगा जब मैग्नेट फॉल कर रहा है, द एक्सीलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट व्हाइल पासिंग थ्रू द रिंग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा कॉपर रिंग है, जब ये आएगा तो ये इसको रिपेल करेगा, जो कॉपर रिंग है वो बार मैग्नेट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब वो उसको रिपेल करेगा तो यहाँ पे उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। मतलब मान लीजिए जब ये बार मैग्नेट नीचे गिर रहा है, अगर ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता तो उसका एक्सीलरेशन बढ़ जाता, क्योंकि नीचे की तरफ क्या लग रही, ग्रेविटी लग रही, लेकिन वो उसको अपोज कर रहा है, यानी यहाँ पे उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लेस देन द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे हमारा जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कॉपर रिंग बार मैग्नेट को अपोज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ एंड रेडियस ऑफ वायर इज डबल्ड देन, मतलब अगर हम लेंथ और रेडियस को क्या कर दे रहे हैं, वायर के लेंथ और रेडियस को डबल कर दे रहे हैं, तब यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इज डबल्ड एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी इज हाफ्ड, रेजिस्टेंस इज हाफ्ड and electric resistivity remain the same, resistance is halved and the electric resistivity is double, resistance is double and the electric resistivity remain the same। आपको यहाँ पे बताना क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा R इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी लेंथ अपान एरिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बात की गई है रेडियस की, यानी हमको यहाँ पे एरिया से काम नहीं चलेगा, तो हम एरिया को क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, तब यहाँ से हमको रेडियस मिलेगा। अब आपसे क्या बोला गया, लेंथ को क्या कर दिया गया, लेंथ एंड रेडियस ऑफ वायर इज डबल्ड, दोनों को डबल कर दिया गया। तो ये है हमारा रेजिस्टिविटी, ये हो गया 2L अपान पाई, आर की जगह पे 2R रखेंगे तो 2R का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए ये 2 है तो 2 2 जा 4, इसको हम लिखेंगे पाई बाई 2 रो बाई 2 L अपान पाई R स्क्वायर।
तो रो एल पाई आर स्क्वायर, रो एल पाई आर स्क्वायर ये हमारा क्या है, आर है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, जो रेजिस्टेंस है हमारा वो हाफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस। और ये इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या हो गया, हाफ हो गया। रेजिस्टेंस इज हाफ्ड एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी रिमेन द सेम। लेकिन ये जो था, ये हमारी रेजिस्टिविटी जो थी वो क्या हो गई, सेम की सेम रह गई। तो क्या हो जाएगा, द रेजिस्टेंस इज हाफ्ड एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी रिमेन द सेम। ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द एलॉय कॉन्स्टेंटन इज यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ। जो एलॉय कॉन्स्टेंटन होता है उसको हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं, क्यों। देखो जो एलॉय कॉन्स्टेंटन होता है उसमें 55% क्या होता है, कॉपर होता है, और 45%, अगर आपसे कभी हो सकता है ये परसेंटेज पूछ ले तो इसको भी याद रखना, इसमें जो है 55% कॉपर होता है, 45% क्या होता है, निकिल होता है। और इसका यूज हम रजिस्टर बनाने में, थर्मोकपल्स बनाने में, रियोस्टेट बनाने में अलग अलग जगह पे यूज करते हैं। करते तो हैं लेकिन क्यों करते हैं ये आपसे पूछा गया कि इसका यूज रेजिस्टेंस बनाने में क्यों किया जाता है। बिकॉज क्योंकि इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो हाई होती है और इसका जो टेम्परेचर होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी जो होती है वो लो होता है, यानी लो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। इन दोनों वजह से इसको हम रेजिस्टेंस बनाने के लिए यूज करते हैं। लो रेजिस्टिविटी नहीं होगा, हाई टेम्परेचर नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी एंड सी। बी एंड सी ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मेधा क्लाइम्स थ्रू 24 स्टेयर्स। एक मेधा नाम की लड़की है, उसका मास कितना है 40 kg। क्लाइम्स स्टेयर 24 यानी वो 24 सीढ़ियाँ चढ़ती है। ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर, एक सीढ़ी कितने सेंटीमीटर की है, 20 सेंटीमीटर की है। द पावर एक्सपेंडेड बाई हर, उसके द्वारा जो पावर है, जो शक्ति है वो कितनी खर्च की गई। तो देखो सबसे पहले जो हाइट है ये निकाल लेते हैं। हाइट क्या हो जाएगा, 24 स्टेयर है, एक स्टेयर 20 सेंटीमीटर की है, तो ये हो जाएगा हमारा 480 सेंटीमीटर। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है, हम इसको रखते हैं एसआई यूनिट में, तो ये हो जाएगा हमारा 4.8 मीटर जब हम इसको यहाँ पे डिवाइड करेंगे 100 से। और यहाँ पे देखिए 1 मिनट यानी टाइम कितना है, 1 मिनट। हाइट कितना आया 4.8 मीटर। अब जो वर्क डन है, वर्क डन जो है, अब यहाँ पे हाइट दे दिया तो हम यहाँ पे जो पावर एक्सपेंडेड है, जो वर्क है उसको इस तरह से निकाले, सॉरी सबसे पहले जो पावर होता है, एक सेकेंड, जो पावर होता है ये हो गया हमारा टाइम। यहाँ से हमने हाइट निकाला, यहाँ से हमने टाइम निकाला। जो पावर होता है, पावर इक्वल क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। कितने समय में, मतलब कितने काम हम कितने समय में किया है, वर्क पर यूनिट टाइम। तो अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले वर्क निकालना है, तो वर्क इक्वल क्या हो जाएगा, mgh। mgh, m की वैल्यू कितनी दी है 40, g की वैल्यू कितनी दी है 10, h की वैल्यू कितनी दी है 4.8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1920 जूल। क्या हो जाएगा 1920 जूल। अब यहाँ पे हम वर्क की जगह पे 1920 रखेंगे और t हमारा कितना दिया हुआ है, तो ये 1 मिनट है। क्या है 1 मिनट। मिनट को भी हम क्या कर लेंगे 60 सेकेंड में चेंज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि इसको भी हम एसआई यूनिट में चेंज करेंगे। जैसे हमने सेंटीमीटर को चेंज किया तो हम मिनट को भी चेंज कर लेंगे सेकेंड में। अब जब आप इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 6 3 जा 18 और 6 2 जा 12 यानी 32 वाट। 32 वाट क्या आ जाएगा हमारा पावर। तो देखो पावर यानी शक्ति इक्वल टू क्या होता है, कार्य बटे समय। और यहाँ पे हमको सबसे पहले कार्य निकालना होगा, तो कार्य इक्वल क्या होता है mgh। और यहाँ से हमको m पता है, g पता है, h हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो mgh से वर्क निकाल लेंगे, वर्क अपॉन टाइम कर देंगे, आ जाएगा हमारा पावर। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इजी क्वेश्चन है, बस यूनिट का ध्यान रखना और थोड़े से कैलकुलेशन है उसको आप कर लेना तो आपके काम बन जाएंगे। नेक्स्ट है इन अ हियरिंग एड। इन अ हियरिंग एड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ साउंड वेव इज। जो हियरिंग एड होता है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी हियरिंग लॉस हो जाती है, यानी वो सुन नहीं सकते, तो उनके लिए जो हियरिंग एड बनाया जाता है उसके बारे में आपको बताना है।
कि इन अ हियरिंग एड विच आर द फॉलोइंग ऑफ साउंड वेव इज चेंज, उसमें से क्या चेंज होता है। तो देखिए जो हियरिंग एड होता है इसके 3 बेसिक पार्ट होते हैं। एक तो उसमें होता है माइक्रोफोन, एक होता है माइक्रोफोन, एक उसमें होता है एम्पलीफायर, एक क्या होता है एम्पलीफायर, एक होता है स्पीकर, क्या होता है स्पीकर, एक होता है माइक्रोफोन जो कि साउंड को रिसीव करता है। माइक्रोफोन क्या करता है, रिसीव साउंड, माइक्रोफोन क्या करता है, साउंड को रिसीव करता है। और एक एम्पलीफायर हो गया, एक स्पीकर हो गया। अब ये जो मतलब हियरिंग एड है इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव, वो क्या होता है, वो चेंज होता रहता है। एम्पलीट्यूड क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इन द हियरिंग एड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ साउंड वेव इज चेंज, तो वो चेंज होता है हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड अगर देखो, अगर एम्पलीट्यूड बढ़ता है तो साउंड कैसा होता है, लाउडर होता है। अगर एम्पलीट्यूड घटता है तो साउंड कैसा होता है, स्लोअर होता है। तो यहाँ पे जो चेंज हो रहा है वो क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड। अगर वो बढ़ा साउंड बढ़ा, अगर वो घटा साउंड घटा। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, घटता बढ़ता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड। देखते हैं यहाँ पे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इस वीडियो में यहीं तक डिस्कस करते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इतना ध्यान से देखिए, उसको समझिए। तो और अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।